गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग अवयवी कणों के स्थिति के आधार पर जो हमने आंकिक प्रश्न देखे थे, जो हमने अणु सूत्र, यौगिकों का अणु सूत्र कैसे निकालते हैं ये सीखा था इसके पिछले वाले वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर उसको देख लेगा, क्योंकि तभी आप इसका आधार पकड़ पाएंगे। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था उसी के संबंध में और कुछ और अच्छे प्रश्न हम लेके आए आपके लिए, अलग प्रकार के प्रश्न। उसमें मैंने 2 प्रश्न मान लीजिए कराए थे, दोनों अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग टाइप के थे। ये भी अलग प्रकार का प्रश्न है, इसको मैंने टाइप 3 दे दिया है नाम, T3 नाम दिया है, मतलब अलग प्रकार का प्रश्न है ये। देखिए शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। देखिए, यदि किसी क्रिस्टल जालक में, प्रश्न है ये, यदि किसी क्रिस्टल जालक में तत्व X और तत्व Y घन के कोनों पर एकांतर क्रम में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो घन के कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। ये एकांतर जो शब्द है, एकांतर क्रम जो शब्द है, इसी क्रम से इस क्रम को समझ लीजिए। इस एकांतर क्रम का मतलब अगर आप समझते हैं तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो इसके हल की बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक घन बना हुआ है, ओके। घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो चलिए इसमें 8 कोने मैंने बना दिए। अब एकांतर शब्द का मतलब समझिएगा बेटा। इसमें प्रश्न में दिया है 2 प्रकार के तत्व आपके सामने, X और Y, और ये जो X और Y हैं वो कोनों पर ही मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों तत्व कोनों पर ही मौजूद हैं। बस खासियत क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ये वाला परमाणु X है तो ये वाला परमाणु X नहीं होगा, ये वाला Y होगा। इसी को बोलते हैं एकांतर, ठीक है। अगर ये X है तो ये Y होगा, अगर ये Y है तो ये X होगा, अगर ये Y है तो ये X होगा। मतलब एक के बाद एक छोड़कर इसको बोलते हैं एकांतर। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बातें। जैसे अगर एक के बाद एक, जैसे x के बाद अगर x आता तो एकांतर नहीं है ये। x के बाद y आ गया, फिर x आ गया, फिर y आ गया, फिर x आ गया, फिर y आ गया, इसको बोलते हैं एकांतर। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए कितने कोने हो गए, तो आप कहेंगे सर 8 कोने हैं। तो क्या 8 कोनों पे परमाणु x परमाणु मौजूद है या 8 कोनों पे y परमाणु मौजूद है? बताइए आपको, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि x और y कोनों पर मौजूद है, ठीक है। और x और y जब कोनों पर मौजूद है तो क्या 8 कोनों पर x ही मौजूद है या फिर 8 कोनों पर y ही मौजूद है? तो सुनिए, 8 कोने हैं तो 4 कोने x के द्वारा और 4 कोने y के द्वारा कवर किए गए हैं। समझ में आ रहा है क्यों? जैसे मैंने आपको करके दिखाया गया, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर y है, यहाँ पर x है तो यहाँ y है। इस प्रकार 8 कोनों में से 4 कोने किसके पास चले गए? 4 कोने पे कौन बैठा हुआ है? x बैठा हुआ है। और 4 कोने पे कौन बैठा हुआ है? y बैठा हुआ है। बस यही बात इसमें समझनी थी कि एकांतर क्रम का मतलब यही होता है। अगर ये प्रश्न में एकांतर क्रम नहीं दिया होता तो ये प्रश्न बनता ही नहीं, क्योंकि कोनों पे जब x और y एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं? इसमें बता दिया गया है कि x और y मौजूद हैं और एकांतर मौजूद है। पोजीशन बता दी गई कि एकांतर मतलब एक के बाद एक मौजूद है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका हल भी देखते हैं। तो अब समझिएगा, आसानी से अच्छे से समझिएगा। देखिए तत्व जो x है कहाँ पे मौजूद है? कोनों पर उपस्थित है। और कोनों का योगदान आपको पता है, सभी को पता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, कोनों का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। अतः x परमाणुओं का जो कुल योगदान हो जाएगा, जब एक परमाणु का योगदान, जब एक कोने का योगदान 1/8 है तो कुल का अगर हमें निकालना होता तो उतने कोनों से गुणा कर दिया जाता था। मगर यहाँ पर खास बात देखिएगा, ये खास बात है, ये खास बात है कि 1/8 तो है, ठीक है, मगर गुणे 4 कर रहे हैं, गुणे 4 कर रहे हैं। ऐसा बेटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x जो परमाणु है वह 8 कोनों में से केवल 4 कोनों पर ही उसका वो रखा हुआ है, 4 कोनों पर ही वो उपस्थित है। बाकी 4 कोनों पे कौन उपस्थित है? बाकी 4 कोनों पर y उपस्थित है। यही टेक्निकल पॉइंट और यही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट इस न्यूमेरिकल का था कि 1/8 आप करिए, 1/8 करने के बाद 4 से गुणा करना है, ना कि 8 से। इससे पहले आप 8 से गुणा कर देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय
एक ही प्रकार के तत्व कोनों पर मौजूद होते थे, मगर इस प्रश्न में बिल्कुल आपको बता दिया गया है कि एकांतर रूप से मौजूद है। ठीक है, इसलिए गलती नहीं करिएगा। तो उत्तर समझ में आ रहा होगा कि x का जो योगदान होगा 1/8 गुणे 4, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। यही समझने वाली बात है कि 1/8 गुणे 4 क्यों किया गया। तो 1/8 गुणे 4 करने का मतलब कारण आप सभी को समझ में आ गया, क्योंकि 8 कोनों में से 4 कोने तो x के द्वारा घेरे गए हैं, बाकी 4 कोने किसके द्वारा घेरे गए हैं, y के द्वारा घेरे गए हैं। इसीलिए जो योगदान है एक परमाणु का, एक कोने का, तो 1/4 x के लिए गुणा 4 करना पड़ेगा। तो क्या आप ये नहीं समझ सकते हैं कि y के लिए भी यही करना पड़ेगा? देखते हैं आगे इसके हल में। देखिए सेम उसी तरह इसी प्रकार y तत्व, कुल संख्या अगर y तत्व को निकालेंगे तो उसमें भी तो यही काम होगा। कोनों पे जब y मौजूद हैं तो 4 कोनों पे ही तो मौजूद है, इसलिए 1/8 गुणे 4 करते हैं और इसका भी उत्तर आएगा, हल आएगा 1/2। तो जब आप अब अणु सूत्र के लिए करते क्या है, अणु सूत्र के लिए हम लोग x की तत्व और y तत्व की संख्या देखते हैं। तो x की संख्या 1/2, y की संख्या 1/2। जब इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:1। ठीक है, और यानी कि x का नंबर हो गया 1, y का नंबर हो गया 1। तो x और y के जब नंबर ही तो लिखते हैं अणु सूत्र में, तो आंसर आ जाएगा x और y। सूत्र क्या हो जाएगा, x की संख्या 1, y की संख्या 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x और y। x की संख्या 1 क्यों आई देख चुके हैं हम, y की संख्या 1 क्यों ऐसे आई देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्निकल पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, कॉन्सेप्ट इसमें क्या था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो कि आपको बताया जा रहा है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसमें बस यही देखना था कि आपको एकांतर क्रम दिया है, तो मतलब एक के बाद एक परमाणु कोनों पे मौजूद हैं, यानी कि x 4 परमाणु के द्वारा 4 कोनों पर मौजूद है और y भी 4 कोनों पर मौजूद है, इसीलिए 1/8 गुणे 4 करना पड़ा। आई होप बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बिंदु मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रख देता हूं, जो कि आंखिक प्रश्न में आपकी मदद करेंगे। देखिए, आप सभी इसके बारे में, इन पॉइंटों के बारे में पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे बता दूं, मगर फिर भी 1-2 पॉइंट आपका ज़रूर बढ़ेगा, इजाफा होगा। देखिए, ये आपके सामने घन का चित्र दिख रहा है सभी को। इस घन में कितने कोने होते हैं, तो आप देखिए 8 कोने होते हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4, 5, 6, 7, 8। आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कितने फलक होते हैं इसमें, तो आप बता सकते हैं सर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। क्या मैं आपको दिखा दूं, देखिए एक ये फलक हो गया, ठीक, एक ये फलक हो गया, ठीक, एक ये फलक हो गया, ठीक, एक अंदर वाला 4, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला 5, 6 फलक होंगे। पहले भी आप जानते हैं, ये सब बातें पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो कोने 8, घन में कितने कोने होते हैं, कोने बराबर 8, फलक बराबर 6। अब देखिए, अक्षीय दूरी का नाम सुना आपने, किनारों का नाम सुना हुआ, तो देखिए किनारे क्या हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसी को बोलते हैं किनारा। घन का किनारा या अक्षीय दूरी या अक्षीय किनारा। तो कितने किनारे हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप भी गिन सकते हैं, 12 होते हैं, मैं आपके लिए गिन देता हूँ। देखिए, 1 किनारा हो गया, 2 किनारा हो गया, 3 किनारा हो गया, 4 किनारा हो गया, 5 किनारा हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो कितने किनारे हो गए, 12 किनारे हो गए। ठीक है, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। किनारा समझ में आ गया। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब किसी भी क्रिस्टल जालक में परमाणु की स्थिति के बारे में बता चुका हूँ कि आखिर परमाणु कहाँ कहाँ, उनकी जगह कहाँ, जहाँ वो रहते हैं, उनकी स्थिति कहाँ कहाँ होती है, उनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। तो देखते हैं, तो परमाणु कहाँ कहाँ होता है, कोनों पे होता है। परमाणु कहाँ कहाँ होता है, कोनों पे होता है। ठीक है, और परमाणु कहाँ होता है, कहाँ उसकी उपस्थिति आप देख चुके हैं, फलक के बीच में होता है, फलक केंद्र पे, जानते हैं ना, पहले से जानते हैं, फलक केंद्र के बीच में होता है। और कहाँ कहाँ होते हैं परमाणु, कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी सेंटर, पूरी तरह से केंद्र के बीचों बीच, यहाँ पर भी परमाणु पाए जाते हैं। पूरा एक परमाणु केंद्र के बीच में पाया जा सकता है, पाया जाता है। अगर पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे BCC, फलक पे पाए जाएंगे तो बोलेंगे FCC, और केवल कोनों पे पाए जाएंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और जान लीजिए जो आपको
के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो ये बड़ा किनारा है ना, ये किनारे के कई ऐसे क्रिस्टल भी होते हैं जहाँ किनारे के मध्य में भी परमाणु पाए जाते हैं। देखिए ये किनारा है, इस किनारे के मध्य में भी परमाणु पाए जाते हैं। तो 4 स्थिति आपको समझ में आ गई। कोनों पे भी परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, होते हैं, फलक पर भी होते हैं, फलक के केंद्र में, अंतः केंद्र में भी होते हैं, और अब ये भी आप जान चुके हैं कि किनारों के मध्य, ये किनारा है, किनारों के केंद्र में भी, मध्य में भी, इस लाइन के एकदम बीचों बीच मध्य में भी क्या होता है, परमाणु उपस्थित होता है। तो 4 स्थिति समझ में आ गई। अब हम सभी तरह की स्थितियां जो हैं कि जहाँ जहाँ जो ऐसे परमाणु रहते हैं उनका कुछ योगदान भी तो रहता है, उस योगदान को भी समझ लेते हैं, जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। कोनों पे जो परमाणु मौजूद होते हैं उनका कितना योगदान होता है बेटा, समझ लीजिए 1/8। कोनों पे जो परमाणु मौजूद होते हैं उनका योगदान कितना होता है, 1/8। ठीक है। फलक पे जो मौजूद होते हैं उनका योगदान होता है 1/2। फलक पे जो मौजूद होते हैं उनका योगदान होता है 1/2। ठीक है। जो केंद्र में मौजूद होते हैं उनका कितना योगदान होता है, वो तो अकेले ही पूरा योगदान दे देते हैं, वो किसी से बंटवारा नहीं करते, यानी कि उनका योगदान हो जाता है 1। ठीक है। कोनों वाला 1/8, फलक वाला 1/2, और कोन और जो बॉडी के सेंटर्ड होता है, जो फलक जो अंतः केंद्रित होता है, उसका कितना होता है, उसका होता है 1। क्लियर हो गया। अब बचा किनारे के जो मध्य में जो यहाँ पर परमाणु मौजूद है, यहाँ पर उनका कितना योगदान होगा। तो इनका योगदान समझ लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इनका योगदान होगा 1/4। कितना, जो किनारों पे परमाणु मौजूद होते हैं किनारों के मध्य में, उनका एक परमाणु का योगदान होता है 1/4। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कुल कितना योगदान होगा, जब एक परमाणु का योगदान 1/4 होगा तो कुल कितना योगदान होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो जैसे आप बताते थे कि सर कोनों पे जो मौजूद है परमाणु उनका योगदान 1/8 होता था, तो हम पूछते थे तो कुल परमाणु का योगदान बताओ जो कोनों पे मौजूद है। तो आप क्या करते थे, आप यही तो करते थे कि 1/8 और कुल कोने, तो कुल कोने 8 बराबर 1, यही तो करते थे। तो इसी तरह से, इसी प्रकार से, इसी रूप में अगर आपसे कोई पूछे कि किनारे के जो मध्य में परमाणु मौजूद है उनका योगदान कितना होता है, कुल योगदान, एक का योगदान तो 1/4 होता है, तो कुल योगदान तो आपको पता होना चाहिए कितने किनारे होते हैं घन में, तो आप कहेंगे 12। मैं दिखा चुका हूँ। तो 1/4, 1/4 × 12 कितना हो गया, 3। तो कुल परमाणुओं का योगदान जो घन के किनारों के केंद्र पर बीच में है उनका होता है 3। जैसे कोनों का कुल मिला जुला कर 1 होता है, जैसे फलक का कुल मिला जुला के 3 होता है, कैसे 1/2 × 6 बराबर 3। ठीक उसी तरह से 1/4 × 12 बराबर 3 होता है योगदान परमाणुओं का, किसका, जो मध्य में मौजूद होते हैं, किसके मध्य में, जो किनारों के मध्य में मौजूद होते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको स्थिति भी बता दी, मैंने उन सभी परमाणुओं का जो जिस जगह पे मौजूद है उनका स्थिति के साथ साथ उनका योगदान भी बता दिया, यानी कि आपको पता होना चाहिए सभी चीज़ें। कोनों वाला 1/8, फलक वाला 1/2, केंद्र वाला 1, और जो कोनों जो किनारों के मध्य में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, किनारों के मध्य में 1/4। तो चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। अब इसी के आधार पे हम लोग प्रश्न को आगे लेते हैं, अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसी आधार पे आप प्रश्न कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अगला प्रश्न, इसी आधार पे आसानी से कर पाएंगे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए टाइप 4 प्रश्न है आपके सामने। देखिए 4 तत्व दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, 4 तत्व, चारों तत्व हैं A, B, C और D। इनके द्वारा एक घनीय जालक का निर्माण किया गया, जैसे कि अवयवीकरण के द्वारा बनाया ही जाता, तो ये भी बनाए जाएंगे, ये भी बनाते हैं। अब इनकी स्थिति देख लेते हैं, जिसमें से परमाणु A कोनों पर, परमाणु B फलक केंद्रों पर, परमाणु C अक्षीय किनारों के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए फलक केंद्रों पर कौन है, B है। परमाणु C कहाँ है, परमाणु C अक्षीय किनारे के मध्य, यानी कि केंद्र में जो किनारा है ना ये, उसके मध्य में है, ये इंपॉर्टेंट है। और परमाणु D कहाँ है, परमाणु D अंत केंद्र में उपस्थित है, मतलब पूरा परमाणु केंद्र के बीच में उपस्थित है। तो 4 परमाणु हैं इस क्रिस्टल जालक पे, और चारों की स्थिति स्पष्ट बता दी गई है एग्जामिनर के द्वारा, मतलब इस प्रश्न के द्वारा। ठीक है, अब इसको तो ये तो स्थिति बता गया। अब आपसे पूछा गया उपस्थिति हो तो, यानी कि आप प्रश्न सुनिए, तो आप क्या पूछा गया आपसे। तो पहला प्रश्न है घनीय जालक, पहला प्रश्न देख लीजिए कितना आसान है।
घनीय जालक का यौगिक सूत्र बताइए। घनीय जालक का यौगिक सूत्र आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, क्योंकि घनीय जालक के यौगिक सूत्र के लिए आपको चाहिए क्या, एक BCD का नंबर ही तो चाहिए, और नंबर निकालने के लिए आपको उनका योगदान से गुणा करके सब चीज़ें निकाल लेनी होंगी। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। मैं आपके लिए इसको हल कर देता हूँ। ठीक है भाई, हमें यौगिक सूत्र चाहिए, यौगिक सूत्र के लिए ABCD का नंबर चाहिए। तो नंबर हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं नंबर। आइए इस पेज पे सादा पेज है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए ए कहाँ पे मौजूद हैं, कोनों पे। ए कहाँ पे मौजूद है, कोनों पे। तो कोनों का योगदान होता है 1/8। कितने कोने हैं, 8 बराबर 1। तो ए की संख्या कितनी हो गई, एक जो ए परमाणु कितना योगदान टोटल मिला के हो गया 1, यानी ए की संख्या पता चल गई। आपको यौगिक सूत्र के लिए संख्या ही चाहिए परमाणुओं की, और आपको ए का संख्या पता चल चुका। आप बी पे आते हैं। बी कहाँ मौजूद है, फलक केंद्रों पे, और एक फलक केंद्र का योगदान होता है 1/2। कितने फलक होते हैं, 6 से गुणा करें कितना आ गया, 3। तो बी का भी संख्या पता चल गया 3, ए का भी संख्या पता चल गया 1। अब सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सी कहाँ मौजूद है बेटा, सी मौजूद है किनारों के केंद्र में। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले बता दिया था इसको। सी कहाँ है, किनारों के केंद्र पे। अच्छा, किनारों के केंद्र पे जो मौजूद होते हैं उनका योगदान कितना होता है, क्या बहुत नई बात बता दी मैंने, नहीं। उनका योगदान हम बता चुके, 1/4 होता है। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो 1/4 × 12 बराबर 3, यानी कि बेटा ए का योगदान हो गया, ए का संख्या हो गई 1, बी की संख्या हो गई 3, सी की संख्या हो गई 3। अब बचा डी, तो डी क्योंकि केंद्र में मौजूद है तो डी बराबर 1, तो डी की संख्या भी हो गई 1। तो यानी कि जो चीज़ आपको चाह रही थी, ए चाह रहा था, बी चाह रहा था, सी चाह रहा था और डी चाह रहा था, इनका संख्या चाह रहा था। ABCD की संख्या ही तो चाहिए, तभी तो अणु सूत्र बनेगा। तो बस चारों चीज़ हमने प्राप्त कर ली। अब इसको फॉर्मूले में पिरो देते हैं। देखिए कितना आसानी से पिरोएंगे। ठीक है, चलिए पिरो देते हैं इसको अच्छे से हम लोग। ए की संख्या 1, बी की संख्या 3, सी की संख्या 3 और डी की संख्या भी 3। तो अब हमें फार्मूला बनाने से क्या कोई रोक पाएगा, क्या आपको कोई फार्मूला बनाने से अब रोक पाएगा, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमें नंबर ही चाहिए। तो ए मिल गया, कितनी संख्या है 1। तो क्या ये 1 लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर, नहीं, केवल ए लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, ए। बी की संख्या कितनी है बताइए, बी की संख्या कितनी है 3, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। सी की संख्या कितनी है बताइए, निकाल चुके हैं, सी की संख्या है 3, आराम से। डी की संख्या कितनी है, डी की संख्या 1। तो क्या 1 ऐसे दिखाना ज़रूरी है, नहीं, केवल डी लिख दिए हो जाएगा, केवल डी लिख दीजिए हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, AB3C3D। ये आपका इस क्रिस्टल जालक का फॉर्मूला हो गया, यौगिक सूत्र हो गया। देख पा रहे हैं कितना आसानी से हम कर पाएँ। इसमें कुछ नहीं है, बस योगदान आपको पता रहेगा तो आराम से। अगर कोने हैं तो 1/8 × 8 करेंगे, अगर फलक है तो 1/2 × 6 करेंगे, अगर किनारों के मध्य में परमाणु स्थित है तो 1/4 × 12 करेंगे, और अगर केंद्र में है तो 1 × 1 करेंगे। तो आप आराम से सबकी संख्या पा जाएंगे, और जब संख्या सबकी पा गए तो आराम से अणुसूत्र आप लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ओके, आई होप ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न को और दूसरा भाग देते हैं, एडवांस रूप देते हैं इसको और थोड़ा एडवांस करते हैं, और ये आप खुद करके बताएंगे, आप इसको खुद करके बताएंगे। मैं इसको समझा देता हूँ, आप हल करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं कौन इसको करता है। अब देखिए, अब कंडीशन बता दी गई, कुछ केस हम आपके सामने रखते हैं। इस प्रश्न में कुछ बदलाव मैंने किया। यदि उपस्थित परमाणुओं में से 25% ए परमाणु, 50% बी परमाणु और 75% सी परमाणु को हटा लिया जाए तो, यानी कि इससे पहले जो क्रिस्टल बना था, भरपूर क्रिस्टल था ना बनाया, उसमें से 25% ए परमाणु को हटा लिया गया, 50% बी परमाणु को हटा लिया गया, 75% सी परमाणु को हटा लिया गया। और फिर अब बताइए कि अब जो घनीय जालक बच रहा है उसका अणुसूत्र क्या होगा। यानी कि अब भाई जब आप हटा रहे परमाणुओं को तो उनकी संख्या में बदलाव होगा ना। पहले संख्या कितनी थी, 1 थी, अब 25% हटा लीजिए तो 1, हम हिंट भी दे रहे हैं, 1 का 25% कितना होगा आप जानते हैं। बी का 50% कितना होगा, 50% का मतलब होता है किसी चीज़ का आधा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से पहले स्थिति में क्या था, पूरे परमाणु अपने निकाल लिए थे, संख्या निकाला और सबका ABCD निकाल लिया और सबकी संख्या के अनुसार आपने फार्मूला बना लिया। यहाँ पर फार्मूला बनाना है, उसके लिए आपको संख्या चाहिए, और ये संख्या कम हो रही है तो कितनी संख्या हो रही है यही आपको देखना है। अब इस केस में A कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा, D कितना होगा,
अगर 25%, 50%, 75% निकाल दिया जाए तब भी ए कुछ तो आएगा, बी कुछ तो संख्या आएगी, सी कुछ तो आएगा। यानी कि जालक में पूरी तरह से थोड़ी ना हटा दिया गया, कुछ कम किया गया। तो हटाने के बाद क्या अणुसूत्र होगा ये आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इसको ट्राई कर पाएंगे। कूल दिमाग से, शांत दिमाग से अगर अपना दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है तो आप बिल्कुल इसको कर पाएंगे, और करने के बाद इसको आप हमको भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको स्थिति के अनुसार जी वैरायटी के सवाल हमने आपको बता दिए। ठीक है, मैक्सिमम अच्छे प्रश्न जो बनते हैं वो बताए, और अगर कुछ प्रश्न बचेंगे तो मैं और इसको आगे वीडियो में कराऊंगा। पर फिलहाल में ये सब वैरायटी आप करिए, वीडियो को अच्छे से देखा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, स्किप मत किया करिए, भागा मत करिए, समय दीजिए, एक बार सीख लेंगे। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, समय बहुत ज़्यादा इस क्लास में स्कूल में हो सकता है ना मिले, तो अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखा करिए, भागा मत करिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं फिर भी देखते हैं, इसका मतलब उनके लिए मेहनत करना बेकार है। मेहनत का हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोग चैनल तक पहुंच सके, बाद में शिकायत ना मिले कि सर हमारा छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब चीज़ें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और वीडियो को अच्छे से देखने के बाद फिर अपना रिस्पॉन्स दिया करिए। आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद रिस्पॉन्स दें। थैंक यू।